अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम सलाम जाहिद। जी स्टूडेंट्स, हम लोग जस्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। एक दो और बच्चे भी आ रहे हैं तो मैंने कहा ये भी आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कल मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बेसिक्स हमने मटेरियल के हवाले से डिस्कस की थी। आज हम लोग इसका प्रॉपर एक परचेज साइकिल जो है उसको स्टार्ट करने लगे कि कंपनीज में मटेरियल किस तरीके से परचेज किया जाता है, उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म क्या है उसको परचेज करने के हवाले से। तो हम इसको डिस्कस करें। इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि इस पूरे परचेज साइकिल में जो हमारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो ये एक लिस्ट एक साइड पे आपको नजर आ रही है कलर्ड में, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सप्लायर है। तो ये वो लोग हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम चीजें बनाना है, स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम मटेरियल को स्टोर करना है, परचेज डिपार्टमेंट का काम अगर मटेरियल खत्म हो रहा हो तो उसको परचेज करना है, गुड रिसीव डिपार्टमेंट का काम जो परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा उसकी रिसीविंग परचेज डिपार्टमेंट करेगा करता है। और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है कि अगर कंपनी ने कोई चीजें परचेज की हैं तो उनकी पेमेंट्स जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। देन लास्ट में सप्लायर। सप्लायर बेसिकली वो पर्सन है जिससे हम चीजें परचेज कर रहे हैं। सप्लायर वो बंदा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, उसको हम लोग सप्लायर कहते हैं। जिससे हम चीजें खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, सप्लायर। अब इसमें करना हमने ये है कि ये एक परचेज साइकिल में, इसमें मैं आपको नंबरिंग करता जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स की कि कौन सा डॉक्यूमेंट किसके बाद आता है और क्या उसका प्रोसीजर है। तो वो मैं साथ साथ नंबरिंग करता जाऊंगा जिससे आपको उसका फ्लो जो है वो क्लियर रहेगा। अब इसमें सबसे पहली चीज जो आती है डेट इज के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑब्वियसली जा रहा है, प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्विजिशन भेजेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले स्टोर्स डिपार्टमेंट को क्या भेजेगा, मटेरियल रिक्विजिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज और कि अगर कोई डिपार्ट, जैसे कि कल भी बात हुई थी कि किसी भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई चीज जाती है तो वो इन रिटन फॉर्म में उसकी जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर होती है। और ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन का भी बेनिफिट तभी है अगर हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो मैनेजर है उसके सिग्नेचर्स हों, क्योंकि अगर वो सिग्नेचर्स नहीं करता तो फिर वो उस डॉक्यूमेंट का पर्पस खत्म हो जाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसकी प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग की जाती है, उसकी प्रॉपर क्या की जाती है, एक रिकॉर्डिंग की जाती है। तो उसमें सबसे पहले ये चीज है कि ये जितने भी अब आपको ये नजर आ रहे हैं पर्पल कलर से ये हाईलाइट हुए हुए हैं, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के नाम है। ये किसके नाम है, डॉक्यूमेंट्स के नाम है। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें यूज होते हैं ये उनके नेम्स हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको मटेरियल चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि आप मुझे काइंडली इतना मटेरियल इशू कर। अब ज़ाहिर है एक रिटर्न रिक्वेस्ट गई है तो उस रिटर्न रिक्वेस्ट का नाम मटेरियल रिक्विजिशन है। रिक्विजिशन कहते हैं रिटर्न रिक्वेस्ट को। रिक्विजिशन किसको कहा जाता है, रिटर्न रिक्वेस्ट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी है मटेरियल के लिए, किसको, स्टोर्स डिपार्टमेंट को,
कि आप हमें इतना मटेरियल इशू कर दें। अब अगर तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है तो वो उसको इशू कर देगा, लेकिन अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास वो मटेरियल फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, या मटेरियल का लेवल डाउन हो रहा है, या मटेरियल कम रह गया है, तो फिर जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो फिर क्या करता है कि वो परचेज डिपार्टमेंट को एक परचेज रेक्विजिशन भेजता है। क्या भेजता है उसको? परचेज रेक्विजिशन। अब अगेन रेक्विजिशन का मतलब क्या था? रिटर्न रिक्वेस्ट। तो परचेज रेक्विजिशन जा रही है किससे? स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज रेक्विजिशन भेज रहा है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से जा रही है। अब परचेज डिपार्टमेंट जो है उसका काम है चीजें परचेज करना। अच्छा, परचेज मैनेजर अपने तौर पे कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। ये जो स्टोर्स डिपार्टमेंट ने एक परचेज रेक्विजिशन भेजी है, इसकी बेस पे ये एक अथॉरिटी है, इस डॉक्यूमेंट की बेस पे परचेज डिपार्टमेंट को एक अथॉरिटी मिली है कि अब वो आगे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ये चीजें मार्केट से परचेज कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो परचेज मैनेजर क्या करेगा? जैसी उसको परचेज रेक्विजिशन मिली, अब ज़ाहिर है परचेज रेक्विजिशन किसने भेजी है? स्टोर्स डिपार्टमेंट ने। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो भी ऑथराइज्ड बंदा है उसके इसके ऊपर सिग्नेचर्स होना जरूरी है। उसके सिग्नेचर्स इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ये जो परचेज रेक्विजिशन भेजी गई है, या ये जो मटेरियल हम परचेज करने लगे हैं, ये कंपनी के पर्पस के लिए परचेज करने लगे, यानी कि कोई उसका मिस यूज नहीं होने लगा। अब क्या होगा कि परचेज डिपार्टमेंट जो है वो ये देखेगा कि हमारी क्या ये रेगुलर परचेज है, या ये चीज हम फर्स्ट टाइम मार्केट से परचेज कर रहे हैं। अब अगर तो ये हमारा रूटीन ऑर्डर है, तो जो भी हमारा रेगुलर सप्लायर एग्जिस्ट करता है हम सिंपली उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जो भी हमारा रेगुलर सप्लायर एग्जिस्ट करता है हम इसको सिंपली क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जो भी हमारा रेगुलर सप्लायर है हम उसको क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर ये हमारी फर्स्ट टाइम चीज परचेज करने जा रहे हैं, यानी कि हमने ये चीज पहले कभी परचेज नहीं की, तो फिर इस सिनेरियो में इफ ये फर्स्ट परचेजेस हैं, पर इफ ये हमारी पहली परचेज है या उस सप्लायर के साथ हम फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा जाएगा। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछगिछ करना। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब ये लेटर आपको भेजा गया है कोई चीज पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। अब इसमें इंक्वायरी क्या हो रही होगी कि जी आप कौन कौन सा मटेरियल, मतलब अब ये आपने भेजा मल्टीपल सप्लायर्स को मार्केट में। अब मार्केट में डिफरेंट सप्लायर्स बैठे हुए हैं, तो अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप उनको सारे सप्लायर्स को जो है वो लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेंगे, क्योंकि हमें अभी डिसाइड करना है कि हमने किससे ये चीज़ खरीदनी है। तो उसके लिए पहले हमें हर सप्लायर से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो कौन कौन सा मटीरियल बेचता है और किस रेट पर बेचता है। जब तक ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किससे चीज परचेज करनी है और कितनी मिकदार में परचेज करनी है। सो आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा। लेटर ऑफ इंक्वायरी पे ये होता है कि जी आप किस किस मटेरियल में डील करते हैं, ठीक है, किस प्राइस पे आप मटेरियल सेल करते हैं, आपकी डिस्काउंट पॉलिसी क्या है, आप हमें सप्लाई कितने अरसे में देंगे, यानी कि अगर मैं आज ऑर्डर करूं तो मुझे मेरा ऑर्डर कितने अरसे में मिलेगा। तो इस टाइप की जो क्वेश्चनिंग है वो आप सारी लेटर ऑफ इंक्वायरी में करते हैं। अब ये आपने मल्टीपल सप्लायर्स को भेजा, वो सभी सप्लायर्स इस लेटर का रिप्लाई करेंगे कोटेशंस के साथ या लेटर ऑफ रिप्लाई के साथ। तो वो ज़ाहिर है जो सप्लायर्स हैं वो तो ऑलरेडी वेट करते हैं कि हमारे पास कोई कस्टमर आए, कोई ऑर्डर आए तो हम वो फुलफिल करें, हमारा बिजनेस चले। तो वो जैसे ही आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा, वो लोग फिर इस लेटर का रिप्लाई करेंगे, जिसको उस लेटर ऑफ रिप्लाई भी इसको कहा जाता है और उसको हम कोटेशंस भी कहते हैं। तो ये आपने लेटर ऑफ रिप्लाई भेज दिया। अब ये लेटर ऑफ रिप्लाई किसके पास जा रहा है? परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज मैनेजर के पास डिफरेंट सप्लायर्स का रिप्लाई आया। अब ज़ाहिर है उन्होंने रिप्लाई किया होगा, कोई कह रहा होगा जी हम मटेरियल ए में, मटेरियल बी में, मटेरियल सी में डील करते हैं, कोई कह रहा होगा जी हम बी सी और डी में डील करते हैं, कोई हो सकता है ए डी और ई मटेरियल में डील करता होगा। तो हर सप्लायर ने बता दिया कि वो क्या क्या कौन कौन सा मटेरियल सेल करता है। फिर इसके साथ वो अपनी प्राइस लिस्ट वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह अटैच करके आपको सेंड करेंगे कि जी हम ये मटेरियल बेचते हैं इस प्राइस के ऊपर, और ये इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी उसने आपको बता दिया। देन अगली चीज इसके साथ जो वो आपको बताएंगे वो ये होगी, ये जो मटेरियल हमने आपको इसमें डिस्काउंट पॉलिसी क्या है, डिस्काउंट पॉलिसी क्या है। तो डिस्काउंट पॉलिसी आपको बताई जाएगी, ठीक है। डिस्काउंट पॉलिसी के बाद जो अगली चीज इसके अंदर आती है
कि आपको, आपका सवाल था कि आप सप्लाई कितनी देर में देंगे, तो वो कहता है जी हम आपको सप्लाई 4 दिन में देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि इस टाइप की चीज़ों का जो आपने सवाल किए थे उनका जवाब होगा। फिर इसके अलावा अगर सप्लायर कोई आपको एडिशनल ऑफर्स दे रहा है कि अगर आप हमसे चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे से चीज़ें खरीदने का ये एडवांटेज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक सप्लायर आपको ऑफर कर रहा है कि अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे, मुझसे चीज़ें खरीदेंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवर करूंगा, होम डिलीवरी दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी डिलीवरी होगी। कोई और सप्लायर कहता है कि जी अगर आप मुझसे चीज़ खरीदते हैं तो मैं आपको अब हमारा जो एक गोल्फ क्लब है उसकी मेंबरशिप दूंगा, जहाँ पे आप जो है ऑफ डे पे जाके संडे के संडे आप वहाँ पे गोल्फ खेल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करेंगे तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे आपको फला फला जो मार्केट में और जो ब्रांड्स हैं उस पर भी आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, मतलब इस टाइप के बेनिफिट्स वो आपको बताएगा। तो ये सारी चीजें लेटर ऑफ रिप्लाई में या कोटेशंस के अंदर आपने लिखकर परचेज डिपार्टमेंट को भेज दी। अब परचेज डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या करना है, परचेज डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सप्लायर की सिलेक्शन करनी है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सिलेक्ट सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ कोटेशंस। कोटेशंस की बेस पे सप्लायर की सिलेक्शन होगी और इसके साथ एंड negotiate prices with the supplier। तो सप्लायर के साथ क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा, निगोशिएशन करेगा कि जी हाँ जी हम आपसे ये चीज खरीदना चाह रहे हैं, मतलब कोटेशंस की बेस पे इसने सप्लायर सिलेक्ट किया कि हमें कौन सा सप्लायर सूट कर रहा है। तो जब सप्लायर सिलेक्ट हो गया तो अब उस सिलेक्टेड सप्लायर के साथ क्या हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है। सिलेक्टेड सप्लायर के साथ क्या हो रही है, नेगोशिएशन के जी बार्गेनिंग हो रही है कि नहीं सर इसको कम कर लें, यूं कर लें, इसको कम कर लें, ऐसी चीज। तो ये चीजें जो है ये आप नेगोशिएशन के अंदर जो है ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। सप्लायर की सिलेक्शन हुई कोटेशंस की बेस पे और फिर आप सप्लायर के साथ क्या कर रहे हैं, प्राइसेस पे निगोशिएशन कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जब आपने सप्लायर के साथ निगोशिएशन कर ली, देन अब आप क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी उसको परचेज ऑर्डर भेजती। ये स्टेप नंबर 5, सप्लायर सिलेक्ट हुआ और आपने उसको क्या किया, परचेज ऑर्डर भेज दिया। अब परचेज ऑर्डर के ऊपर 3 चीजें मेंशन होती, परचेज ऑर्डर पे 3 चीजें मेंशन होती। एक क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस। 3 चीजें आपने परचेज ऑर्डर पे लिखनी है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस, ये 3 चीजें परचेज ऑर्डर पे मेंशन होंगी कि हमें ये मटेरियल इस क्वालिटी का इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस पे चाहिए। अब प्राइस क्यों लिख रहे हैं, प्राइस इसलिए लिखते हैं कि हमने सप्लायर के साथ प्राइस निगोशिएट की है, डिसाइड की है। ठीक है, तो वो जो भी प्राइस डिसाइड हुई है वो हम परचेज ऑर्डर पे लिख के भेज रहे हैं कि हमने आपसे ये मटेरियल इस क्वालिटी में इस प्राइस के ऊपर डिमांड की है। अब ये तीनों चीजें लिखने का पर्पस ये है बेसिकली कि सप्लायर कल को अगर हमें प्राइस तो यही दे चार्ज करे, लेकिन अगर क्वालिटी में वो कोई चेंजेस करता है और कल को हमारा कोई नुकसान होता है तो हम कल को कोर्ट तक अगर कोई बात ये जाती है तो ये डॉक्यूमेंट, ये जो हमारा परचेज ऑर्डर है, ये एज एन एविडेंस हमारी सपोर्ट में बोल सकता है कि भी देखिए हमने परचेज ऑर्डर पे बड़ा वाजे तौर पे लिखा था कि हमें ये क्वालिटी इतने यूनिट्स इस प्राइस पे चाहिए। अगर ये हमें इस प्राइस पे ऑफर नहीं कर सकता था तो ये हमें रिफ्यूज कर देता, कम से कम हमारा नुकसान तो ना होता। लेकिन इसने हमें रिफ्यूज भी नहीं किया, इसका मतलब है कि ये हमें सप्लाई दे सकता है, लेकिन अब इसने हमें सप्लाई नहीं दी। सो इट मींस कि इसने हमें क्वालिटी दूसरी दे दी, तो इसका मतलब ये इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, सो हम इससे अपनी कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट कल को
हमें इस तरह से सपोर्टिंग रोल भी हमारे लिए प्ले कर सकते हैं अगर इस तरह के कोई लीगल मैटर्स आते हैं तो। अच्छा, अब परचेज ऑर्डर की एक तो होता है ओरिजिनल परचेज ऑर्डर। जो तो हमारा ओरिजिनल परचेज ऑर्डर है वो तो आपने सिलेक्टेड सप्लायर को भेज दिया। जो ओरिजिनल परचेज ऑर्डर है वो तो आपका चला गया सिलेक्टेड सप्लायर को, ठीक है। लेकिन उसके अलावा उसकी 4 कॉपीज भी हैं। वो 4 कॉपीज किस किस को जाएंगी? नंबर 1, एक कॉपी जाएगी परचेज डिपार्टमेंट को, एक कॉपी आप भेजेंगे किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। एक कॉपी आप भेजेंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट को, एक कॉपी आप भेजेंगे गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट को, एक कॉपी आप भेजेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इन डिपार्टमेंट्स को ये सारी कॉपीज भेजने का एक पर्पस भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज ऑर्डर की कॉपी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर प्लेस किया तो परचेज डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके किस डिपार्टमेंट ने किस दिन ये ऑर्डर, उसके डिपार्टमेंट से किस बंदे ने किस दिन ये ऑर्डर प्लेस किया, तो इसलिए उसके पास भी किसका रिकॉर्ड होना चाहिए। स्टोर्स डिपार्टमेंट को परचेज ऑर्डर की कॉपी इसलिए भेजी जाती है ताकि स्टोर्स डिपार्टमेंट उस नए आने वाले स्टॉक के लिए अरेंजमेंट्स करना शुरू कर दे, जगह बनानी शुरू कर दे, ठीक है। तो ये पर्पज है कि आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वो भी जो है वो क्या उसको कहते हैं, उसके पास भी एक परचेज ऑर्डर की कॉपी जाती है। क्योंकि अब जब परचेज ऑर्डर की कॉपी अकाउंट स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास आएगी तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को ही पता चलेगा कि जो इसने परचेज रेक्विजिशन भेजी थी, परचेज डिपार्टमेंट ने उस पर एक्शन ले लिया और अब वो चीजें हमने परचेज करने के लिए आगे ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? अब वो क्या कर रहे हैं कि जी उसके बेस पे वो चीजें जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो वो नए आने वाले स्टॉक के लिए स्टोर डिपार्टमेंट में अरेंजमेंट्स करेगा, जगह बनाएगा। देन एक कॉपी गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट को जा रही है। वजह, जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो इन्होंने रिसीव करना है, तो इनके नॉलेज में होना चाहिए कि हमारी कंपनी क्या ऑर्डर कर रही है, किस तरीके से ऑर्डर कर रही है, क्या ऑर्डर हुआ। और फिर फाइनली परचेज ऑर्डर की कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी जाती है, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने अल्टीमेटली पेमेंट करनी है, तो उसके नॉलेज में होना चाहिए कि हमारी कंपनी ने क्या ऑर्डर किया हुआ है और हमने किस रेट पर उसकी पेमेंट करनी है, तो इसलिए एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास भी जाती है। तो अब जब ये पूछा जाए कि परचेज ऑर्डर की कॉपीज कितनी है, तो परचेज ऑर्डर की कॉपीज तो 4 है। परचेज ऑर्डर की अगर ये पूछा जाए कि परचेज ऑर्डर की कॉपीज कितनी है, तो कॉपीज कितनी है? 4। लेकिन 5वां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो कॉपी में नहीं आता, ठीक है। सो जब ये पूछा जाए तो परचेज ऑर्डर की कॉपीज कितनी है, तो कॉपीज 4 है लेकिन 5वां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद सिलेक्टेड सप्लायर को जब आपने परचेज ऑर्डर भेजा तो जाहिर है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम मार्केट से चीजें परचेज कर रहे हैं, उस सप्लायर के साथ फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोनों पार्टीज परचेजिंग भी, परचेजर भी और सप्लायर दोनों इस जो है वो अपने रिस्क पर हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से रिस्क है, क्योंकि कोई भी किसी पे रिलाई नहीं कर रहा। जैसे अब परचेज, आपका जो परचेजिंग कंपनी है उसको ये कि जी हम इससे जो क्वालिटी डिमांड कर रहे हैं क्या ये हमें एग्जैक्टली वही क्वालिटी प्रोवाइड करता है या नहीं करता। ये कह रहा है जी 4 डेज में सप्लाई देगा, तो क्या वाकई 4 डेज के अंदर ये हमें सप्लाई देता भी है या नहीं देता, अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरता भी है या नहीं उतरता। इसी तरह सप्लायर को भी ये रिस्क है कि भाई मैं इसको क्रेडिट पे तो चीजें दे रहा हूँ, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या कल को ये मुझे टाइमली पे करेगा भी या नहीं, मुझे मतलब जो भी ड्यू डेट मैं इसको दूंगा ये कल को उसकी पेमेंट करता भी है या नहीं करता। तो दोनों पार्टीज अपने अपने रिस्क पे थोड़ा सा अपने अपने पॉइंट पे थोड़ा सा रिस्क की पोजीशन में, तो वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट का नाम है एडवाइस नोट। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? एडवाइस नोट। एडवाइस नोट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट used to decide and confirm trading rules and regulations। यानी कि एडवाइस नोट मेनली किस लिए बन रहा है? ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइनलाइज करने के। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं कि इसमें एक चीज तो ये क्लियर हो कि ट्रांसपोर्ट किसकी यूज होगी।
आया जो परचेज कंपनी है वो खुद चीजें रिसीव करने के लिए आएंगे या सप्लायर ने चीजें डिलीवर करनी है। ठीक है, तो पहले तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी, ये चीज क्लियर हो जाए दोनों पार्टीज को, मतलब दोनों एक दूसरे की आस पे ना बैठे रहे। फिर उसके बाद परचेजिंग कंपनी अपने कुछ इसमें चीजें क्लियर करती है कि जी हम आपसे कह रहे हैं कि ये क्वालिटी इस प्राइस पे इतने यूनिट्स हमें चाहिए, तो जो यूनिट्स हमारे पास सही होगा, बिल्कुल सही कंडीशन में आएगा, हम उसकी पेमेंट करेंगे। लेकिन जो यूनिट सही कंडीशन में नहीं होगा, अच्छी हालत में नहीं होगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वो यूनिट आपको रिटर्न कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हो कि जी आप हमें सप्लाई 4 दिन में दोगे, हम आपको 6 दिन का मार्जिन देते हैं, 4 छोड़ के 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमें ऑर्डर विद इन 6 डेज ना दिया तो फिर हम इसके अगेंस्ट आपसे कंपनसेशन जो है वो क्लेम करेंगे। जी, जो डैमेज्ड आइटम्स हैं जाहिर साहब वो रिटर्न होंगी, क्योंकि हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि उस सप्लायर को वापस जाएं। और फिर प्लस यहाँ पर एक चीज और भी डिसाइड होगी कि जो चीजें हम रिटर्न करेंगे, जैसे कोई डैमेज्ड आइटम्स हैं उनको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी रिप्लेसमेंट तो हमें चाहिए होगी। तो फिर उसमें ये भी डिसाइड किया जाएगा कि इसकी रिप्लेसमेंट उसी वक्त होगी या फिर नेक्स्ट ऑर्डर के साथ होगी। यानी कि उसके लिए वो अलहदा से एक सप्लाई, वो जो डैमेज्ड आइटम्स हैं वो उसी वक्त रिटर्न करेगा, रिप्लेस करेगा, या फिर नेक्स्ट ऑर्डर के साथ फिर उसको बैलेंस आउट करेगा। तो ये चीजें भी इसमें डिसाइड होंगी। और फिर दूसरा आप कह रहे हैं जी 4 डेज में सप्लाई होगी, लेकिन अगर सप्लाई में 6 डेज हो गए और सप्लाई ना आई तो फिर हम आपसे कंपनसेशन क्लेम करेंगे। फिर हम आपसे क्या करेंगे, कंपनसेशन क्लेम करेंगे। जो भी हमारे ज़ाहिर है, हमारे भी तो कस्टमर्स को हमने एक डेडलाइन दी है, तो अगर सप्लायर सप्लाई टाइम पे नहीं देता तो उससे हमारे ऑर्डर्स तो लेट हो जाएंगे। अब अगर ऑर्डर्स लेट होंगे तो ज़ाहिर है फिर हम अपना टाइमली कस्टमर्स के ऑर्डर पूरे नहीं कर सकेंगे, तो हमारी रेपुटेशन बिजनेस की इफेक्ट होगी। सो इस चीज के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये चीजें हमने फाइनलाइज की। इसी तरीके से जो सप्लायर है वो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ डिसाइड कर, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो कहता है कि जी ठीक है कि मैं आपको सप्लाई टाइम से दूंगा, लेकिन द पॉइंट इज कि जब जब आप मुझे अपना ऑर्डर कर देंगे तो आप ऑर्डर करने के बाद विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ऑर्डर में एडिशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स या आफ्टर जो भी डेडलाइन उसने दी, लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहें या आप अपना ऑर्डर चेंज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपको इन एनी केस वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये होती है कि मोस्टली सप्लायर्स जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो खुद मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, वो एक मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी कि आपने उससे एक चीज खरीदनी है, उसने आगे से किसी कंपनी से परचेज करके आपको देनी है। अब मोस्टली सप्लायर चूंकि वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है तो उनके पास कोई गोदाम वगैरह ऐसा नहीं होता, वो सिंपली एक छोटा सा ऑफिस बनाकर बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं जी, आपने उसको कहा मुझे ये चीज इतनी क्वांटिटी में चाहिए, उसने कहा जी ठीक है पहुंच जाएगी। उसने आगे कंपनी को कांटेक्ट किया कि जी ये चीज इतनी यूनिट्स इस रेट पे, मतलब ये क्वांटिटी इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स इस एड्रेस पे पहुंचाओ, तो उसने आगे कंपनी को कह देना है। अब देखिए ना, आपने ऑर्डर किया, आपके ऑर्डर की बेस पे उसने आगे कंपनी को ऑर्डर दे दिया। अब उसके बाद आपकी कंपनी के नहीं जी अब हमने नहीं खरीदना, तो वो तो फंस गया, वो तो ट्रैप हो गया सप्लायर कि भाई मैंने तो कंपनी से खरीद लिया, अब कंपनी को वापस भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो अपनी रिस्क पोजीशन को सिक्योर कर रहा है, अपने आप को सिक्योर कर रहा है कि भाई अगर जब इसका ऑर्डर एक दिन 2 दिन हो गए ऑर्डर किए और इसने कोई चेंज नहीं किया, उसका मतलब ये ऑर्डर इसने लाजमी एक्सेप्ट करना है, इसने लाजमी मुझसे ये चीज खरीदनी है, फिर वो ऑर्डर प्लेस आगे करता है। तो इसलिए वो ये चीज कहता है जी आप अपना ऑर्डर इतने अरसे में कैंसिल करो। फिर इसके बाद इसके साथ साथ पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस भी कि जी आप चीज तो आज हमसे मुझसे आप खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, लेकिन इसकी पेमेंट आपने इतने अरसे के अंदर अंदर करनी है, और अगर आप इतने अरसे के अंदर पेमेंट नहीं करते तो फिर मैं आपसे आपको पेनल्टी चार्ज करूंगा लेट पेमेंट के ऊपर। तो ये चीज भी इसके अंदर जो है वो आती है। फिर इसके साथ ये भी चीज डिसाइड होती है कि जब चीजें आपको डिलीवर की जा रही हों, जब आपको चीजें डिलीवर की जा रही हैं, अब ड्यूरिंग द जब वो डिलीवर हो रही हैं अगर उस दौरान कोई मिसहैप हो जाता है, ठीक है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और मिसहैप हो जाता है, तो सामान टूट गया उसकी वजह से या नुकसान हो गया, तो वो लॉस की कंपनसेशन कैसे होगी, उस लॉस की कंपनसेशन कैसे होगी। अब नॉर्मली तो कंपनसेशन ऐसे होती है कि जिसकी ट्रांसपोर्ट होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी नॉर्मली उसी के ही होते हैं।
रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी नॉर्मली क्या होते हैं, उसी पार्टी के होते हैं। लेकिन अगर हम लोग चीजें जो है क्या उसको कहते हैं, खुद नॉर्मली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी उसी पार्टी के होते हैं, लेकिन अगर वो चीजें हम लोग किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो समटाइम उसमें यूं भी सेटलमेंट हो जाती है कि जी ठीक है 30% हम बेयर कर लेंगे, 70% आप अफोर्ड करेंगे, तो इस तरह की सेटलमेंट भी पहले क्लियर हो जाती है। ये इसलिए पहले डिसाइड किया जाता है ये सारा कुछ, ताकि दोनों पार्टीज को हर चीज बिल्कुल वाजे हो। जैसे इसकी मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गेम आप खेलने लगे हैं, ठीक है, अब जब आप कोई गेम खेलेंगे, कोई क्रिकेट मैच खेलने लगे किसी ग्राउंड में, तो आप पहले ग्राउंड के अंदर उस ग्राउंड के लिहाज से जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गेम के, पहले आप वो डिसाइड करेंगे। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाउंड्रीज, रूल्स, एक्स्ट्रा, वाइड, नो बॉल, ये सारी चीजों की स्कोरिंग आप क्यों डिसाइड करेंगे? इसलिए ताकि ड्यूरिंग द गेम किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना आए, दोनों पार्टीज को क्लियर हो कि ये होगा तो इसका ये कंक्लूजन है, ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ये नुकसान ये पार्टी बेयर करेगी, ये होगा तो ये पार्टी बेयर करेगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करने का मकसद ये है कि जो हमारी गेम है वो एक स्मूथ फ्लो से काम कर सके, उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, उसमें किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना आए। एग्री? तो ये इसलिए ये पहले डिसाइड किया जाता है। इसी तरह ये इसमें भी ये है कि दोनों पार्टीज को क्लियर होगा कि भाई अगर ये हुआ तो ये फॉल्ट फलां पार्टी का, तो ये उसने बेयर करना है, तो इसके ऊपर कोई बाद में शोर शराबा ना करे। तो इसलिए ये चीज की गई। अब अगली चीज इसके अंदर क्या आती है कि अब एडवाइस नोट आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, ये जो एडवाइस नोट है ये हर परचेज ऑर्डर के साथ नहीं होगा। यानी कि ये होता है कि जब हम कोई ऐसी चीज मार्केट से खरीदने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, या कोई नया सप्लायर है जिसको अब हम ऑर्डर देने लगे, यानी कि इससे पहले हमने उससे कभी कोई ट्रेडिंग पास्ट में नहीं की, अब पहली दफा उससे कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, तो फिर उसको जब हम पहला ऑर्डर देंगे तो उस टाइम ये एडवाइस नोट साइन होगा। मतलब हर ऑर्डर के साथ एडवाइस नोट नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम उसके साथ एडवाइस नोट सेंड किया जाएगा, यूज होगा, अदरवाइज हर ऑर्डर के साथ। क्योंकि जैसे देखें, अगर आप एक ग्राउंड है जहाँ पे आप डेली बेसिस पे क्रिकेट खेलते हैं, तो अब आप रोजाना आके तो उसकी वहां पे बाउंड्रीज नहीं ना डिसाइड करते, रूल्स डिसाइड कर लो पहले, फिर टीमिंग करेंगे, फिर टॉस करेंगे। जब आप एक ग्राउंड में रोजाना मैच खेल रहे हैं तो उसके आपने सिर्फ रूल्स एक दफा डिसाइड कर लिए, फिर देन वही रहेंगे, फिर वो रूल्स वही रहेंगे, फिर वो हर दफा रोजाना आके आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो वंस वंस जब आपने डिसाइड कर लिए फिर जो है बस वही है, उन्हीं के मुताबिक आपकी गेम चले। तो ये भी एडवाइस नोट भी है कि वंस जब आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया फिर यही रहेगा, आप हर बार ऑर्डर के साथ, हर परचेज के साथ ये आप दोबारा इसको सेंड नहीं करें, ये वंस एक ही दफा ही होगा। क्लियर हो गया? ये एक ही दफा होगा, बार बार नहीं होगा, वंस एक ही दफा हम इसको करेंगे, हर बार नहीं करेंगे। हम उसको एक ही बार करेंगे, हर बार नहीं करेंगे, तो ये इसलिए ये चीज एक बार होती है, बार बार नहीं होती। तो वंस जब आपने ये कर लिया देन ये हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये आपने एग्रीमेंट एक फाइनलाइज कर लिया, डिसाइड कर। अच्छा, अब जब एडवाइस नोट आपने साइन किया, दोनों पार्टीज ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया, एग्रीमेंट हो गया, अब इससे कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर भी हो जाता है। इससे सप्लायर को एक कंफर्म, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर नहीं था, मतलब इस एग्रीमेंट को साइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि ऑर्डर की कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भी ऑर्डर सप्लायर ने पूरा करना है कि नहीं करना। लेकिन हाँ, जब आप एक एग्रीमेंट साइन करेंगे तो ये एक इम्प्लाइड कंफर्मेशन है। ये क्या है? एक इम्प्लाइड कंफर्मेशन है, कि यानी कि ये एक कंफर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी कि भी ये ऑर्डर, अब चूंकि एग्रीमेंट साइन हो गया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो अब लिहाजा हमें ये ऑर्डर टाइमली जो हमने उसके साथ कमिट किया कि जी 4 दिन में सप्लाई मिलेगी, 5 दिन में मिलेगी, जितने दिन में मिलेगी, वो हमने उसको वो कमिटमेंट पूरी कर कर देनी है। हमने ये ऑर्डर उस गिवन टाइम के अंदर पूरा कर कर देना है। तो सप्लायर क्या करेगा, फिर उन चीजों को उसके मुताबिक लोड करवाना शुरू कर, यानी कि अब इसके बाद ये चीज है 7th स्टेप। सप्लायर क्या करेगा, चीजें लोड करवाएगा, लोड करवा के उसके साथ क्या भेजेगा, डिलीवरी नोट।
डिलीवरी नोट की टोटल 2 कॉपीज हैं, एक सप्लायर के सप्लायर के यूज के लिए होती है और एक कॉपी जो है वो आपके परचेजिंग कंपनी के यूज के लिए होती है। लेकिन अब डिलीवरी नोट जो है, डिलीवरी नोट एक डॉक्यूमेंट है जिसपे वो डिटेल मेंशन है कि सप्लायर ने आपको क्या क्या चीजें भेजी हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में भेजी, तो उनकी डिटेल उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी हुई है। उसको हम डिस्पैच नोट भी कहते हैं, उसको हम डिलीवरी नोट भी कहते हैं। यानी कि जो आपका डिलीवरी नोट है, इसके ऊपर डिटेल है कि सप्लायर ने आपको कौन कौन सी चीजें कितनी क्वांटिटी में सेंड की हैं। उनकी प्राइसेस वगैरह नहीं है, सिर्फ क्या है कि जो जो चीजें सप्लायर आपको भेज रहा है उनकी क्वांटिटी मेंशन है। और इसके अलावा इस डिलीवरी नोट के ऊपर आपके परचेज ऑर्डर का रेफरेंस नंबर भी मेंशन है, ताकि जब ये चीजें कंपनी में पहुंचे तो कंपनी को पता चल जाए कि ये जो सप्लाई आई है ये हमारे फला ऑर्डर के अगेंस्ट हमें मिल रही है। तो ये चीजें जो है ये आपने डिलीवरी नोट लिखी। अब मैंने इसमें बताया कि डिलीवरी नोट टोटल 2 हैं, एक सप्लायर के पर्सनल यूज एक सप्लायर के यूजेज के लिए और एक परचेजिंग कंपनी के यूज के लिए। लेकिन सप्लायर दोनों डिलीवरी नोट जो है वो चीजों के साथ कंपनी को, परचेजिंग कंपनी को भेजता है। जब ये चीजें कंपनी में आती हैं तो गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट क्या करता है, वो इन चीजों की इंस्पेक्शन करता है। गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट क्या करता है, इन चीजों की इंस्पेक्शन करता है कि चीजें सही कंडीशन में है या नहीं, उनकी क्वांटिटी पूरी है या नहीं। तो वो सारी एक टेस्टिंग जो है, एक चेकिंग जो है वो ये कर रहा है आपका गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट। अब वो क्या करता है कि चीजों की क्वांटिटी चेक कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है। अब अगर चीजें बिल्कुल फाइन और सही कंडीशन में, तो वो क्या करेगा, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स पे अपने सिग्नेचर्स करेगा, सप्लायर वाली कॉपी पे भी और जो उसकी अपनी कॉपी है उसके ऊपर भी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी में डिफरेंस है या कुछ यूनिट्स डैमेज हैं, ठीक है, या कोई भी मसला है उस सप्लाई में, तो वो जो गुड्स रिसीव्ड मैनेजर है वो डिलीवरी नोट के बैक साइड पे उसको मेंशन कर देता है कि जी हमें फला चीज़ों के, फला मटेरियल के इतने यूनिट्स कम मिले हैं या फला चीज़ के इतने यूनिट्स डैमेज हैं, सो ये हम आपको रिटर्न कर रहे हैं एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एडवाइस नोट, ये हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो आपने, मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और फिर वो दोनों डिलीवरी नोट्स के ऊपर साइन कर कर सप्लाई एक अपने पास रख लेता है और जो सप्लायर की कॉपी होती है वो सप्लायर को सेंड कर देता है। ई परचेज रिटर्न कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो उसकी साइंड कॉपी है डिलीवरी नोट की, वो सप्लायर को सेंड कर दी जाती है। डिलीवरी नोट की जो साइंड कॉपी है वो सप्लायर को सेंड की जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे गुड रिसीव मैनेजर क्या करेगा, उसने जो चीजें रिसीव की हैं उन सारी चीजों की डिटेल वो एक डॉक्यूमेंट पे लिखेगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम है गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव नोट के ऊपर वो तमाम चीजें लिखी जाती हैं जो परचेजिंग कंपनी ने रिसीव की हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जी मटेरियल ए रिसीव किया 100 यूनिट्स, मटेरियल बी के हमने रिसीव किए मतलब ऑर्डर किए थे 200 लेकिन रिसीव हुए हैं 180, यानी कि 20 यूनिट्स हमने एक्सेप्ट नहीं किए। मतलब आप उसकी डिटेल मेंशन की जाती है कि 20 यूनिट्स डैमेज थे, वो रिटर्न कर दिए, वो हमने एक्सेप्ट नहीं किए। तो उसकी डिटेल एक डॉक्यूमेंट पे लिखी जा रही है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है गुड्स रिसीव्ड नोट। उस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है, गुड्स रिसीव्ड नोट। अब जो गुड्स रिसीव नोट है इसकी कॉपीज वगैरह मिला के टोटल ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक जो गुड रिसीव नोट है वो गुड रिसीव डिपार्टमेंट अपने पास रखता है एविडेंस के लिए। एक गुड रिसीव नोट जाता है परचेजिंग कंपनी के पास, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट के पास, ताकि उसके नॉलेज में हो कि उसने तो ऑर्डर 100 यूनिट्स का किया था लेकिन हमने उसमें से 90 यूनिट्स रिसीव किए हैं, बकाया 10 हमने रिटर्न किए हैं क्योंकि वो डैमेज थे। फिर इसके बाद एक कॉपी जाती है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ताकि अकाउंट्स वाले सिर्फ उतने यूनिट्स की पेमेंट करें जितने हमने रिसीव किए, यानी कि जो यूनिट हमने रिसीव नहीं किया उसकी हम पेमेंट भी नहीं करेंगे। और फिर फाइनली जो उसकी फाइनल फोर्थ कॉपी जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाती है चीजों के साथ, जिसकी बेस पे आपका स्टॉक लेजर अकाउंट जो है, स्टॉक अकाउंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो अपडेट किए जाते हैं। ये फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग है, इसमें हम वापस आते हैं। मैं भी इधर आ रहा हूँ कि जी सप्लायर को हमने एक साइंड कॉपी डिलीवरी नोट की, जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे उस पर सिग्नेचर किए। गुड रिसीव डिपार्टमेंट वाली परचेजिंग डिपार्टमेंट ने अपने पास कॉपी रख ली डिलीवरी नोट की, और जो दूसरी कॉपी है जो सप्लायर की थी वो आपने सिग्नेचर्स करके वापस सप्लायर को सेंड कर दी। सप्लायर ने बेसिकली अपनी कॉपी आपको सेंड की ही इसलिए थी ताकि वो उसके पास एक एविडेंस आए
कि आपकी कंपनी ने उसकी भेजी हुई चीजों को रिसीव कर लिया है, आपकी भेजी हुई चीजें उसने उसकी भेजी हुई चीजों को आपने रिसीव कर लिया, तो उसके पास एक एविडेंस हो कि आपने रिसीविंग ली है। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर वो अपना डिलीवरी नोट ना भेजे, सिग्नेचर्स वाला डॉक्यूमेंट आप वापस सप्लायर को ना भेजें, तो सप्लायर के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि उसने आपको चीजें भेजी हैं और आपने रिसीव की हैं। ठीक है, सो इसलिए वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो आपको अपनी कॉपी भेज रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोडर के हाथ डिलीवरी नोट की साइंड कॉपी सप्लायर को मिलती है, तो उसके पास ये एविडेंस आ गया कि उसकी भेजी हुई चीजें परचेजिंग कंपनी ने रिसीव कर ली हैं। अब उसके पास ये राइट है कि अब वो आपको क्या करेगा, इनवॉइस भेजेगा, बिल भेजेगा। इनवॉइस कहते हैं रसीद, बिल। अब वो आपसे पैसे डिमांड करने की पोजीशन में, क्योंकि चीजें उसने आपको भेज दी हैं और वो आपने रिसीव कर ली। अब जब ये इनवॉइस आती है, तो ये इनवॉइस किसके पास आती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अब लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये नहीं करेगा कि जी अच्छा इनवॉइस आई है तो लिहाजा पेमेंट कर दे, नहीं। सबसे पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस चीज को वेरीफाई करेगा कि ये जो इनवॉइस हमें मिली है, ये इनवॉइस सही भी है या नहीं, यानी कि इस इनवॉइस में कोई एरर, कोई मिस्टेक वगैरह, कोई इस टाइप की चीज तो नहीं है। अगर तो ये इनवॉइस एरर फ्री है, तो फिर वो अब क्या करेगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसकी पेमेंट कर देगा और कहानी खत्म हो जाएगी। अब इनवॉइस एक्यूरेट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, यहां पर हम करेंगे कंपेयर इनवॉइस विद परचेज ऑर्डर एंड गुड्स received note to verify accuracy। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनवॉइस की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, इनवॉइस की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या कर रहा है कि वो इनवॉइस को कंपेयर करेगा परचेज ऑर्डर और गुड रिसीव नोट के साथ। अब एक परचेज ऑर्डर के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि इस चीज को इंश्योर करे कि जो प्राइस परचेज ऑर्डर पे हमने डिसाइड की हुई है, सप्लायर हमें उसी प्राइस पे जो है वो चीजें उसकी वैल्यू चार्ज कर, और गुड रिसीव नोट के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि सप्लायर सिर्फ उन यूनिट्स के लिए हमें पेमेंट चार्ज कर रहा है जो हमने रिसीव कर ली है, यानी कि अगर हमने कोई आइटम्स वापस कर दी थी तो उसकी पेमेंट सप्लायर हमें चार्ज नहीं कर रहा, जो चीजें हमने वापस कर दी थी उसकी पेमेंट वो हमें चार्ज नहीं करेगा। अब अगर इनवॉइस एक्यूरेट है तो फिर सप्लायर क्या करेगा, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, पे कर देगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इनवॉइस इनएक्यूरेट है, अगर इनवॉइस इनएक्यूरेट है, तो फिर इस सिनेरियो में आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी कि परचेजिंग डिपार्टमेंट का, परचेज कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट सप्लायर को डेबिट नोट भेजता है। डेबिट नोट बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है कि जी काइंडली आप अपना इनवॉइस बैलेंस चेक करें, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, काइंडली अपना इनवॉइस बैलेंस चेक करें, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब जब ये डेबिट नोट सप्लायर के पास जाता है, तो सप्लायर फिर इस डेबिट नोट का जवाब क्रेडिट नोट से देता है कि जी अब डेबिट नोट आपकी रिक्वेस्ट थी कि काइंडली अपना इनवॉइस बैलेंस चेक करें, और क्रेडिट नोट जो है वो उसकी एक अपॉलजी है कि जी माजरत वो एक गड़बड़ हो गई थी, ये आपका फाइनल बैलेंस ही है। यानी कि अगर इनवॉइस में कोई गड़बड़ है तो ये बात यहाँ पे क्लियर करने वाली है कि दोबारा नई इनवॉइस नहीं आ रही। ठीक है, उसने सिंपली क्या किया है कि डेबिट नोट के जवाब में क्रेडिट नोट भेज दिया, और क्रेडिट नोट के ऊपर एक रिवाइज्ड बैलेंस लिख के भेज दिया कि आपने ये अमाउंट हमें पे कर। गॉट इट जी। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसीजर है जिससे कि ये सारा जो है वो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक जिस तरीके से मटेरियल परचेज किया जाता है, और इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, यानी कि जो सारी डॉक्यूमेंट्स जो हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स फिर डिपार्टमेंट्स अपने पास इसको फाइल, इसकी प्रॉपर इन डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग होती है, क्योंकि जब कल को कंपनीज के ऑडिट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं
तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स तब उसमें एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। यही सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या कर रहे होते हैं, एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। यही सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या कर रहे होते हैं, एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। यानी कि प्रूफ के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए यही डॉक्यूमेंट्स आपके काम आ रहे हो। अब ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है, इसमें वन बाय वन, इसमें सबसे पहले जी परचेज रिक्विजिशन, यानी कि यहाँ पे अब ये डिस्कशन हो रही है कि परचेज रिक्विजिशन क्या होती है। तो ये अब आपको इसको जो है वो पढ़ना चाहिए कि परचेज रिक्विजिशन क्या होती है, क्यों होती है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन, ये वही कुछ है जो मैं पीछे बता के आया। मैंने तो आपको पूरा मैकेनिज्म बताया, ये उस डॉक्यूमेंट के हवाले से डिटेल है। अब इसके हवाले से ये बात है कि जी इसको बनाएगा कौन, परचेज रिक्विजिशन को स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसको ऑथराइज भी स्टोर्स डिपार्टमेंट का ऑथराइज बंदा इंचार्ज जो है वो करता है, और ये भेजी जाती है परचेज डिपार्टमेंट कि आप हमें कितनी चीजें जो है वो आप हमें परचेज कर दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर आता है वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है ये आपको भेजा जाता है अगर हम मार्केट से, जी हसान कहाँ कंफ्यूजन है? जी बच्चे कहाँ कंफ्यूजन है? नहीं, वो कंफ्यूज इसलिए लग रहा है कि वो एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है मैंने, लेकिन उसकी इसीलिए नंबरिंग की है कि जब आप इसको खुद पढ़ेंगे तो फिर ये एक फ्लो आपको पता चलता जाएगा, आप उसको खुद ब खुद जो है वो अंडरस्टैंड करते जाएंगे। उसको वैसे पढ़ने से पहले बेहतर ये होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले इन डॉक्यूमेंट्स को आप एक दफा रीड आउट कीजिएगा। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन है, ये जैसे अभी मैं आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, तो पहले अगर आप ये इन डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, फिर उस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे, तो फिर वो चीजों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने तो आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट डिलीवर करना था, तो मैंने इस वजह से वो डायरेक्ट ही उसको स्टार्ट कर दिया। नहीं, प्रोसीजर डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसीजर सिंपल है। बात सिर्फ ये है कि उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज इन रिटन फॉर्म में। जब आप इसको एक दफा चीजों को थॉरली पढ़कर इसको अप्लाई करेंगे, उस फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे, तो फिर आपको ये बहुत आसान सी चीज लगेगी, और वैसे जेन्युइनली है भी आसान, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखेंगे परचेज ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब इसने बताया कि जो ओरिजिनल परचेज ऑर्डर है, देखिए जाहिर जब हम कोई चीज मार्केट से परचेज करते हैं, तो जाहिर है परचेज डिपार्टमेंट ने उसके साथ नेगोशिएशन की ना कि हमें आप प्राइसेस में थोड़ा नेगोशिएट करें। आपने जब लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा, तो सप्लायर ने उसको इवेलुएट किया, सप्लायर ने अपनी डिस्काउंट पॉलिसी बताई कि भी अगर आप मुझसे 100 यूनिट्स लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ, अगर आपने 100 से ज्यादा यूनिट्स लेते हैं और 250 तक लेते हैं कोई भी क्वांटिटी, तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आपने क्वांटिटी 250 से ज्यादा ली और 500 तक, 250 से 500 की रेंज में ली, तो मैं आपको उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे दूंगा। और अगर आपने यूनिट्स 500 से अबव ली है, तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। तो इस तरह हर सप्लायर अपनी जो है वो डिस्काउंट पॉलिसी का जो भी मैकेनिज्म या प्रोसीजर है, वो आपको बता रहा होगा कि जी हमारी डिस्काउंट पॉलिसी है, या हम डिस्काउंट इस तरीके से देते हैं। तो वो चीज इस तरह से आएगी। जी जाहिद साहब। फिर इसके बाद मैंने आपको एडवाइस नोट का बताया कि एडवाइस नोट जो है वो एक एग्रीमेंट है। एडवाइस नोट क्या है? एडवाइस नोट एक एग्रीमेंट है। एडवाइस नोट क्या है? एक एग्रीमेंट है। किस चीज को रिपीट करने को कह रहे हैं मोहम्मद तारिक साहब?
सर वो मैं परचेज परचेज रिक्विजिशन के बारे में उसको थोड़ा सा दोबारा से टच शुरू से दे दें थोड़ा सा, मैं देखिए अभी आया हूँ सर। परचेज रेक्विजिशन मैंने ये बताई है कि आपने जो चीजें स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल खत्म हो रहा होता है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है परचेज डिपार्टमेंट को, इन राइटिंग लिख के देता है कि जी मुझे आप इतना सामान खरीद कर दे दें, इतना मटेरियल परचेज करके दे दें। तो रेक्विजिशन का मतलब है रिटर्न रिक्वेस्ट। तो रिटर्न रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की किसने? स्टोर्स डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम परचेज रिक्विजिशन है। अब परचेज डिपार्टमेंट अपने तौर पे कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता जब तक कि स्टोर डिपार्टमेंट उसको कोई रिक्विजिशन ना दे। एडवाइस नोट पे भी हमारी बात हुई है। अब ये यहाँ पर बता रहा है जी, ये है डिलीवरी नोट के हवाले से बात। डिलीवरी नोट इज बेसिकली कि जब चीजें सप्लायर आपको डिलीवर करता है, जब सप्लायर आपको चीजें डिलीवर कर रहा है तो उसके हवाले से वो आपको क्या करता है कि एक डिलीवरी नोट आपको भेजता है। डिलीवरी नोट क्या है कि जो चीजें सप्लायर ने आपको डिलीवर की हैं उनकी डिटेल इसके ऊपर होती है, उनकी क्वांटिटी की डिटेल और इस सारी सारी चीजें वो इसके ऊपर मेंशन होती है कि जी हमने आपको फ्ला मटेरियल के इतने यूनिट्स जो हैं वो डिलीवर किए हैं, ठीक है, फ्ला मटेरियल की इतनी क्वांटिटी डिलीवर की है। सिर्फ उनकी क्वांटिटी का रिकॉर्ड जो है वो डिलीवरी नोट के ऊपर होता है। इसको डिस्पैच नोट भी कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट, गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट जो है ये आपका गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट इसको फिल करता है और इसका पर्पस ये होता है कि जब कंपनी में चीजें आ जाती हैं तो ये चीजें रिसीव करता है आपका गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट। इसको कौन रिसीव करता है? गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट। और इसकी बेस पर वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट फिल करता है जिसके ऊपर वो सारी क्वांटिटी लिखता है कि जी हमें इतनी चीजें रिसीव हुई हैं इतनी क्वांटिटी के अंदर, उनकी डिटेल वो एक डॉक्यूमेंट पे लिखता है। उसको कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। ये उसकी नंबर ऑफ कॉपीज हैं कि गुड्स रिसीव्ड, जिस तरह चलान फॉर्म होता है ना, कलर्ड पेपर होते हैं वाइट, पिंक, येलो और ग्रीन, इसी तरह गुड रिसीव नोट भी ये होता है। और ये 4 होते हैं। और ये यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इंटरनल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी के अंदर ही जनरेट हो रहा है और इसकी कॉपीज भी सिर्फ कंपनी के अंदर ही सर्कुलेट हो रही है, यानी कि कंपनी के बाहर ये डॉक्यूमेंट नहीं जाता। ना ये डॉक्यूमेंट बाहर से बन के आया है, ना कंपनी से बाहर इसकी कोई कॉपी जाएगी। ये कंपनी के अंदर ही जनरेट हुआ और कंपनी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी गॉट इट। फिर इसके बाद मैंने इनवॉइस पे बात की है। इनवॉइस इज बेसिकली के बिल। सप्लायर को जब आप चीजें सेल कर देते हैं तो सप्लायर फिर उसके जवाब में आपसे बिल मांगता है कि जी हमें इसका बिल बताएं कितना। तो वो जो बिल आप बना के देते हैं वो इनवॉइस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? इनवॉइस। और जब वो इनवॉइस आ जाती है तो उस इनवॉइस की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए आप इनवॉइस को परचेज ऑर्डर और गुड रिसीव नोट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इनवॉइस एक्यूरेट हो तो पेमेंट हो जाती है, और अगर इनवॉइस एक्यूरेट नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट जो है वो डेबिट नोट भेजा जाता है और फिर उसका जवाब जो है वो आपको क्रेडिट नोट के थ्रू मिलता है। फिर इनवॉइस के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स जो है, जीएसटी, उसकी भी कैलकुलेशन की जाती है कि वो जो सेल्स टैक्स चार्ज किया गया है वो सही है या नहीं है। फिर डिस्काउंट जो हमने दिए हैं, अगर यानी कि अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला है तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट होता है जी बल्क क्वांटिटी पे जो डिस्काउंट आपको मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? जो आपको बल्क परचेजेस के ऊपर मिलता है। तो अगर कोई बल्क परचेजेस पे डिस्काउंट है तो वो आपका परचेज इनवॉइस के ऊपर मेंशन किया जाता है। और कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, जैसे सप्लायर कहता है कि जी आपने मुझसे ये चीजें खरीदी हैं, आपको पेमेंट के लिए 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीने तक हमें पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर दी तो हम आपको मजीद 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो अर्ली सेटलमेंट, अगर ड्यूरेशन से पहले पहले अगर आप पे कर देते हैं तो वो आपको एक फर्दर डिस्काउंट उसमें मिल जाता है। दूसरी बात ये कि जो हमारा जनरल सेल्स टैक्स है जब ये हमें अप्लाई होता है जीएसटी, तो वो इन दोनों डिस्काउंट्स को अप्लाई करने के बाद अप्लाई होता है। यानी कि चाहे कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल किया या नहीं किया, ठीक है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल किया या नहीं किया, वो जब आपकी चीज
जब आपको दोनों डिस्काउंट्स मिल गए, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी, तो ये दोनों डिस्काउंट्स मिलने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पे जनरल सेल्स टैक्स लगता है। ठीक है, ये मतलब ये आपने लगाना नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप याद रखें कि जो जनरल सेल्स टैक्स है वो दोनों डिस्काउंट्स अप्लाई होने के बाद अप्लाई होता है, उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है। अब है जी यहाँ पे आपका लास्ट में फाइनली आपका क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के हवाले से याद रखें कि क्रेडिट नोट जो है वो भेजा जाता है कि अगर आपकी इनवॉइस में कोई गड़बड़ थी तो उसको करेक्ट करने के लिए उसको जो है वो आप डेबिट नोट भेजते हैं और उस डेबिट नोट के जवाब में फिर क्रेडिट नोट जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल उसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दी हैं, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपके पास आ जाता है मटेरियल या रिक्विजिशन, या इसको स्टोर रिक्विजिशन भी कहते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन भी कहा जाता है और या फिर इसको स्टोर रिक्विजिशन भी कहते हैं। ये वही है कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई मटेरियल चाहिए, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो मटेरियल तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास है, तो प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या करते हैं, एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप काइंडली हमें इतना मटेरियल इशू कर दें। तो स्टोर वाले इस मटेरियल रिक्विजिशन की बेस पे प्रोडक्शन वाले को इतना मटेरियल इशू कर देते हैं। तो ये मटेरियल रिक्विजिशन या स्टोर्स रिक्विजिशन भी इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं गुड्स रिटर्न नोट। क्या कहते हैं, गुड्स रिटर्न, गुड्स या मटेरियल रिटर्न नोट। ये चीज है कि अगर डिपार्टमेंट ने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट ने फर्ज करो कि मटेरियल रिक्विजिशन भेजी स्टोर्स को, हंड्रेड यूनिट्स के लिए इसने रिक्विजिशन भेजी स्टोर्स डिपार्टमेंट को। अब हुआ ये कि इन 100 में से जो आपके 90 यूनिट्स हैं वो इसने यूज कर लिए, यूज्ड या कंज्यूम्ड कह लें, यूज्ड या कंज्यूम्ड। 90 यूनिट्स इसने कंज्यूम कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 10 यूनिट्स हैं वो बच गए, यानी कि वो यूज नहीं हुए। अब ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट, वो इन 10 यूनिट्स को रिटर्न करेगा, रिटर्न टू स्टोर्स। अब ये जब रिटर्न टू स्टोर्स होगा तो इसके साथ एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, गुड्स रिटर्न नोट। यानी कि गुड्स रिटर्न नोट कब साइन होता है, जब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बचा हुआ मटेरियल वापस स्टोर डिपार्टमेंट में जाता है, तो तब हम मटेरियल या गुड्स रिटर्न नोट साइन करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब बचा हुआ मटेरियल वापस स्टोर डिपार्टमेंट में जाता है तो फिर हम गुड्स या मटेरियल रिटर्न नोट साइन करते हैं। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट। क्या कहते हैं जी इसको, मटेरियल ट्रांसफर नोट। अगर मैं अपनी प्रीवियस अभी जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, अगर उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, प्रोडक्ट बी वाले ने क्या किया, उसने जी एक मटेरियल रिक्विजिशन भेजी टू स्टोर्स फॉर 100 यूनिट्स। अब इसमें से इन 100 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स जो हैं वो बच गए और 90 यूनिट्स जो हैं वो यूज हो गए। नाइन्टी यूनिट्स क्या हो गए हैं, यूज। यानी कि हम कहेंगे 90 यूनिट्स यूज्ड या कंज्यूम, 90 यूनिट्स यूज या कंज्यूम, 90 यूनिट्स इसमें से कंज्यूम हो गए। अब ये जो 10 यूनिट्स जो बच गए हैं, इसको वो क्या करने लगा था, वो वापस स्टोर में भेजने लगा। प्रोडक्ट बी वाला क्या करने लगा था, 10 यूनिट्स को
वापस स्टोर डिपार्टमेंट में भेजने लगा। तो इस पर प्रोडक्ट बी वाले ने कहा कि जी आप ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये जो 10 यूनिट्स हैं, ये सॉरी प्रोडक्ट सी वाले ने कहा कि ये जो 10 यूनिट्स हैं, बजाय इनको रिटर्न करने के आप ये 10 यूनिट्स मुझे ट्रांसफर कर, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है। ट्रांसफर टू प्रोडक्ट सी, यानी कि आपने ये 10 यूनिट्स वैसे स्टोर में बेचने थे, लेकिन प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट जो है उसने कहा कि ये 10 यूनिट्स आप वापस स्टोर में ना भेजें, ये आप 10 यूनिट्स मुझे ट्रांसफर कर। जब उसने आपको ये 10 यूनिट्स ट्रांसफर किए तो यहाँ पर वो एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा, गुड्स ट्रांसफर नोट, यानी कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा कि प्रोडक्ट बी ने प्रोडक्ट सी वाले को 10 यूनिट्स ट्रांसफर किए, प्रोडक्ट बी ने प्रोडक्ट सी वाले को 10 यूनिट्स ट्रांसफर किए। जी इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? आपको गुड्स रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल रिक्विजिशन, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ समझ में आए हैं या नहीं आए? किसी के ज़हन में कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई डाउट? अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग नमाज की ब्रेक कर लें। 10 मिनट्स के लिए। तो 5:15 पे एग्जैक्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे यहीं से। 5:15 पे एग्जैक्ट यहीं से स्टार्ट लें।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए वापस? जी सभी लोग आ गए वापस? चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये हमने जो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन जो डिस्कस की है वो मटेरियल की परचेजिंग के हवाले से थी। ये यानी कि अगर हमें मार्केट से मटेरियल परचेज करना पड़ेगा तो उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या उसका प्रोसीजर है। फिर हमने एक दो डॉक्यूमेंट्स पढ़े जो हमारे इंटरनल पर्पस के लिए, जैसे गुड्स रिटर्न नोट था, मटेरियल ट्रांसफर नोट था, ये हमने डिस्कस किए जो विद इन द कंपनी जो चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफर करने में या रिटर्न करने में जो यूज हो रहे हैं। अब अभी हमने परचेज साइकिल में डिस्कस किया कि जब कोई कंपनी से हम चीजें परचेज कर लेंगे, जब हम कंपनी से चीजें परचेज कर लेंगे तो वो चीजें रिसीव किसने की? गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट ने वो चीजें रिसीव कर ली। फिर हमने कहा कि वो चीजें जब गुड रिसीव डिपार्टमेंट रिसीव कर लेगा तो वो चीजें फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट में चले जाएंगी। वो चीजें क्या होंगी? स्टोर्स डिपार्टमेंट में सेंड कर दी जाएंगी। वो चीजें क्या कर दी जाएंगी? स्टोर्स डिपार्टमेंट में सेंड कर दी जाएंगी, स्टोर्स डिपार्टमेंट में भेज दी जाएंगी। यानी कि जब गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट ने चीजें रिसीव की तो चीजें रिसीव करने के बाद उसने क्या किया? वो उन चीजों को आपके स्टोर्स डिपार्टमेंट में भेज दी। अब जब वो चीजें स्टोर्स डिपार्टमेंट में चले जाती हैं तो वहां पे स्टोर्स का यानी कि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन्वेंट्री का क्या किया जाता है? रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन्वेंट्री का क्या किया जाता है? रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन्वेंट्री के दो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। इन्वेंट्री के क्या किए जाते हैं? दो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। एक रिकॉर्ड का नाम है बिन कार्ड, एक रिकॉर्ड का नाम क्या है? बिन कार्ड। अब बिन कार्ड जो है मेंटेन बाय स्टोर कीपर, यानी कि इसको कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर मेंटेन करता है। यानी कि ये जो बिन कार्ड है ये स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। और सेकेंडली ओनली रिकॉर्ड्स क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री की सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, यानी कि उसके रेट को, उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करता। सिर्फ ये क्या रिकॉर्ड करता है? उसकी क्वांटिटी, यानी कि कितने यूनिट्स इशू हो रहे हैं, कितने यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं, कितने यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं। बस यूनिट्स का रिकॉर्ड, क्वांटिटी का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अमाउंट का, वैल्यू का रिकॉर्ड ये मेंटेन नहीं करेगा। दूसरा जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ये स्टॉक लेज, उसको कहते हैं स्टॉक लेजर अकाउंट। उसको क्या कहते हैं? स्टॉक लेजर अकाउंट। स्टॉक लेजर अकाउंट जो है इट मेंटेन्स बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या इट रिकॉर्ड्स क्वांटिटी प्लस अमाउंट। ये क्वांटिटी और अमाउंट दोनों चीजों को रिकॉर्ड करता है। यानी कि ये क्वांटिटी को भी रिकॉर्ड करता है और ये अमाउंट को भी रिकॉर्ड करता है। क्वांटिटी एंड अमाउंट दोनों चीजों को ये रिकॉर्ड करेगा। स्टॉक लेजर अकाउंट क्या करता है? ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। इनको हम कहते हैं स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स। इनको हम कहते हैं स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स। तो स्टॉक लेजर अकाउंट कौन मेंटेन कर रहे हैं? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जी जी बिल्कुल हसान।
स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, तो इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले हैंडल करते हैं। इसको कौन मेंटेन करते हैं? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले इसको हैंडल कर रहे होते हैं। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जो टीम इसको हैंडल करती है उसको स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स कहते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जो टीम इसको हैंडल कर रही है उन्हें हम कहते हैं स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स। अब ये जो स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स हैं ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं और इनका काम है कि ये इन्होंने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, लेकिन अकाउंट्स किसके? सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के अकाउंट्स इन लोगों ने मेंटेन करने। यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, लेकिन कौन से वाले अकाउंट्स मेंटेन करेंगे? सिर्फ इन्वेंट्री के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट सिर्फ ये मेंटेन करें। अब होता ये है, ज़ाहिर है, अब अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो उनकी ज्यादा बेहतर तौर पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग वहीं पे होगी जहां पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जहां से इन्वेंट्री मूवमेंट हो रही है, वहीं बैठ के आप बेहतर तौर पर इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर ये होता है कि इनको एक साइड पर स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर ही इनको एक साइड पर एक ऑफिस बनाकर दे दिया जाता है। इनको क्या किया जाता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ही एक ऑफिस बनाकर दे दिया जाता है। ये आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट, ये आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर जो है ये आपके स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ये उनको एक ऑफिस मिला हुआ है। अब ये लोग बैठे स्टोर्स डिपार्टमेंट में हुए, स्टोर्स डिपार्टमेंट में इनको एक सेपरेट ऑफिस बना के दे दिया, ये बैठे स्टोर्स डिपार्टमेंट में हुए, लेकिन इनका काम इन्वेंट्री के अकाउंट्स मेंटेन करना है। यानी कि ये स्टोर डिपार्टमेंट में बैठे जरूर हैं, लेकिन ये ना तो ये स्टोर मैनेजर के अंडर नहीं काम कर रही, ये काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर ही कर रही है। इन्होंने जो आंसर करना है, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, वो इन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से डिस्कस करनी है, ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट से नहीं हैंडल करने। क्योंकि ये बैठे वहां पे सिर्फ इसलिए क्योंकि जितनी भी हमारी इन्वेंट्री इन और आउट हो रही है वो स्टोर डिपार्टमेंट से हो रही है, तो इसलिए उसकी बेहतर रिकॉर्डिंग वहीं होगी जहां पे इन्वेंट्री मूवमेंट हो रही है। जहां पे इन्वेंट्री इन आउट हो रही है वहीं बैठकर इसकी ज्यादा बेहतर रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो बिन कार्ड कौन मेंटेन कर रहा है? स्टोर डिपार्टमेंट। और स्टॉक लेजर अकाउंट कौन मेंटेन करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बिन कार्ड सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, जबकि जो आपका स्टॉक लेजर अकाउंट है ये क्वांटिटी और अमाउंट दोनों को रिकॉर्ड करता है। ये दो बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं बिन कार्ड में और स्टॉक लेजर अकाउंट के अंदर। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? हाँ जी, अब यहाँ पे ही कह रहा है बिन कार्ड। जो बिन कार्ड है, बिन कार्ड को कौन मेंटेन कर रहा है? स्टोर कीपर। अब बिन कार्ड के ऊपर क्या है? बिन कार्ड के ऊपर मटेरियल का नाम, ठीक है, उसके मटेरियल का कोड, मटेरियल का नाम, मटेरियल का कोड, मटेरियल के यूनिट्स, केजीज, लीटर्स, मीटर्स जो भी हैं, और बिन नंबर यानी कि उसका सीरियल नंबर कह लो, या स्टोर में जिस जगह पे। नहीं हसान, डेबिट बिन कार्ड में डेबिट क्रेडिट एंट्रीज नहीं होती, स्टॉक लेजर अकाउंट के अंदर करते हैं। क्योंकि देखो ना, बिन कार्ड के ऊपर तो सिर्फ मटेरियल की क्वांटिटी का रिकॉर्ड है, तो एंट्री क्वांटिटी से नहीं पास होती, एंट्री अमाउंट से पास होती है। अब अमाउंट को कौन हैंडल करता है? स्टॉक लेजर अकाउंटेंट। तो इसका मतलब है कि अगर कोई डेबिट या क्रेडिट एंट्री मटेरियल की होगी तो वो स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स फिल करें, एंट्री पास करेंगे। बिन कार्ड या स्टोर कीपर एंट्री पास नहीं करता, जो स्टॉक लेजर अकाउंटेंट्स हैं वो एंट्री पास करते हैं। जो स्टॉक लेजर अकाउंटेंट है वो एंट्रीज पास करते हैं। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? देखो मेरी बात सुनो हसान,
आपके पास जो नोट्स में रिसीट और इशू साइड जो बनी हुई है उसके ऊपर सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होगी कि इतनी क्वांटिटी चले गई और इतनी क्वांटिटी वापस आ गई। अब आप देखो उसके अंदर एक डेट का कॉलम होगा, एक रेफरेंस का कॉलम होगा और एक क्वांटिटी का कॉलम होगा, रिसीट में भी और इशू में भी। यानी कि रेट और अमाउंट का कॉलम नहीं बना होगा। तो इसके ऊपर सिर्फ क्वांटिटी का रिकॉर्ड होगा। नहीं तारिक साहब, ये थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, इसमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट भी है, लेकिन ज़ाहिर अब ये बेसिक है, ये हम करेंगे तो हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करें। मुझे पता आज का लेक्चर थोड़ा सा ड्राई जरूर है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें आज हम करेंगे तो ही हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स करने के काबिल हो। और मुझे भी एक चीज का लालच ये है कि ज़ाहिर है आगे आपको ये कल परसों 2 दिन भी ऑफ आ रहे हैं, ऑफिस को मुझे लगता है पूरा वीक ही ऑफ होगा, 5 दिन आपको ऑफ मिल रहे हैं। तो उसमें आप बड़े अच्छे तरीके से पहला चैप्टर और ये जो मटेरियल का हम थ्योरेटिकल पार्ट जो पढ़ रहे हैं, इसको आप बड़े आराम से डिटेल से थॉरली इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आज हम जितना इसका एरिया कवर कर लें उतना बेहतर है, ताकि जब आप नेक्स्ट वीक में मंडे को आए तो हम उसकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम अटेम्प्ट कर सकें। तो मैं बात ये कर रहा था कि बिन कार्ड के ऊपर क्या होगा, मटेरियल की डिस्क्रिप्शन होगी कि मटेरियल कौन सा मटेरियल है, ठीक है, उसका कोड, उसके यूनिट्स यानी कि केजीज, लीटर्स, मीटर्स जो भी है, और प्लस बिन नंबर यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट में किस जगह पे पड़ा हुआ है उसका रेफरेंस भी इसके ऊपर आ रहा होगा। सिर्फ बात यहाँ पे वाइंड अप नहीं होती, इसके अलावा जो भी मटेरियल इशू हो रहा है या आप मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, या आपको मटेरियल रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस भी इसके साथ मेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मटेरियल इशू कर रहे हैं तो ज़ाहिर है अगर हम मटेरियल इशू करने जा रहे हैं तो इशू करेंगे तो कोई मटेरियल रिक्विजिशन आई होगी ना जिसके अगेंस्ट इशू होगा, यानी कि हमसे कोई बंदा मटेरियल मांगेगा तो हम उसको इशू करेंगे, और हमसे जब वो मटेरियल मांगेगा तो वो मटेरियल रिक्विजिशन भेजेगा, तो उस मटेरियल रिक्विजिशन का रेफरेंस इसके ऊपर मेंशन किया जाएगा बिन कार्ड के ऊपर। अभी क्या आप सब लोगों के पास इसके वो नोट्स हैं जी? करंटली इस टाइम आप लोगों के पास इसके मटेरियल, इसके जो लेक्चर नोट्स मैंने आपको पीडीएफ किए थे वो आपके पास अभी मौजूद हैं, उसमें आपको बिन कार्ड नजर आ रहा है बना हुआ? हसान जरा पेज नंबर बताइएगा उसका। बल्कि ठहरे मैं ये स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, मेरे पास जो है, एक सेकंड ठहरे, एक सेकंड ठहरे हसान, मैं अपने नोट्स में ही ओपन कर लेता हूँ ताकि सब लोगों को नजर आ जाए। ज़हन में नहीं कि मेरे पास भी पड़ा हुआ। जी पेज 21 है ये, मैंने बल्कि स्क्रीन पे ही ओपन कर लिया, मेरा ख्याल आप सबको नजर आ जाएगा जी। इसमें ये देखें सबसे पहले क्या हुआ है कि ये बिन कार्ड की एक मैंने मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सामने है। इसके ऊपर सबसे पहले मटेरियल की जो है वो आ रही है डिस्क्रिप्शन। मटेरियल की क्या आ रही है? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आ रही है, यानी कि मटेरियल का नाम, उसका कोड, उसके यूनिट्स वगैरह, ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। तो सबसे पहले मटेरियल का नाम आ रहा है, फिर उसके बाद मटेरियल का कोड, ठीक है, कोड नंबर आ गया, फिर उसके बाद स्टॉक के यूनिट्स यानी कि केजीज हैं, लीटर्स हैं, मीटर्स हैं वगैरह ये चीजें, और फिर फाइनली पिन नंबर यानी कि स्टोर में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो उसका आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात गौर से सुने कि हमारे पास जितना भी जितने ज्यादा किस्म का मटेरियल है,
हमारे पास जितनी वैरायटी में जितनी टाइप्स का मटेरियल होगा हमारे पास उतने बिन कार्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोर में 4 किस्म का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो हमारे पास स्टोर में हम लोग 4 बिन कार्ड्स मेंटेन करें। अगर हमारे स्टोर में 4 किस्म का मटेरियल है तो हम 4 बिन कार्ड्स मेंटेन करेंगे, 4 ही स्टॉक लेजर अकाउंट्स फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बॉल पेन्स का अगर स्टॉक आया है, बॉल पेन्स का स्टॉक आया है, ब्लैक बॉल पेन है, ब्लू बॉल पेन है, रेड बॉल पेन है, ग्रीन बॉल पेन है, तो इसी तरह ब्लू बॉल पेन का बिन कार्ड भी होगा और ब्लू बॉल पेन का स्टॉक लेजर अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। इसी तरह रेड बॉल पेन का भी एक बिन कार्ड भी मेंटेन करेंगे और स्टॉक लेजर अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। ग्रीन बॉल पेन का भी बिन कार्ड भी मेंटेन करेंगे, स्टॉक लेजर अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। ब्लैक बॉल पेन का भी एक बिन कार्ड और एक स्टॉक लेजर अकाउंट, यानी कि जितनी स्टॉक आइटम्स हैं उतने ज्यादा आपके जो हैं वो बिन कार्ड्स और उतने ज्यादा स्टॉक लेजर अकाउंट्स। यानी कि एक बिन कार्ड एक मटेरियल के लिए, अगर 2 मटेरियल है तो दोनों का अलग अलग बिन कार्ड और दोनों का अलग अलग स्टॉक लेजर अकाउंट होता है। अब इसके ऊपर देखो ये वर्किंग कैसे होती है, अब इस पर जरा फोकस करना सब लोग। सबसे पहले 1 दिसंबर को हमारे पास बैलेंस में, अब इसके अंदर देखें 3 हेड्स बने हुए, क्या बने हुए? 3 हेड्स बने हैं। एक रिसीट का कॉलम है, एक इसके अंदर आपके पास इश्यूज का कॉलम है और तीसरा आपके पास बैलेंस का कॉलम है। तो ये 3 कॉलम्स हैं आपके पास। अब रिसीट के अंदर फर्दर 3 कॉलम्स हैं, 3 हेड्स हैं, डेट है, रेफरेंस है और क्वांटिटी है। इसी तरह जो आपकी डेट, रेफरेंस एंड क्वांटिटी, 3 चीजें रिसीट के कॉलम में। इसी तरीके से इश्यूज में भी डेट है, रेफरेंस है और क्वांटिटी है, और फिर आपका बैलेंस में सिर्फ क्वांटिटी का कॉलम बना हुआ है। अब इसमें होता यूं है कि सबसे पहले आपने इसमें देखा कि जी 1 दिसंबर को हमारे पास बैलेंस ये था, 250 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए थे। अब इसके बाद 5 दिसंबर को हमें किसी ने मटेरियल रेक्विजिशन भेजी, एम आर स्टैंड्स फॉर मटेरियल रेक्विजिशन, और ये उस मटेरियल रेक्विजिशन का सीरियल नंबर है 105 भेजी। इसमें उसने 70 यूनिट्स हमसे रिक्वेस्ट किए। हमने क्या किया, इस 250 में से आपने ये 70 यूनिट्स इशू कर दिए, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बैलेंस रह गया? 180। यानी कि 250 में से 70 यूनिट्स इशू करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या है? 180। फिर 12 दिसंबर को हमें एक और रेक्विजिशन मिली, MR135, मटेरियल रेक्विजिशन नंबर 135, और उसके अगेंस्ट हमने 50 यूनिट्स इशू किए। तो 180 में से जब 50 यूनिट्स इशू कर दिए तो नया बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास क्या रह गया? 130। अब 15 दिसंबर को हमारे पास एक रेक्विजिशन आई MRN 025, यानी कि ये मटेरियल रिटर्न नोट है, मटेरियल रिटर्न नोट। यानी कि ये जो हमने 70 और 50 यूनिट्स जो इशू किए हैं, इसमें से कुछ यूनिट्स वापस स्टोर में भेज दिए गए, तो रिटर्न हुआ, 20 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में ऐड हुए, नया बैलेंस क्या आ गया? 150। फिर इसके बाद 18 दिसंबर को फिर एक रेक्विजिशन आई, रेक्विजिशन नंबर 1201, और इसमें आपने 40 यूनिट्स इशू करने थे, तो 150 में से 40 इशू किए, रिमेनिंग बैलेंस क्या रह गया? 110। फिर इसके बाद 25 दिसंबर को गुड्स रिसीव्ड नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट 0067, ये आपको गुड्स रिसीव नोट आया। कितने यूनिट्स हैं इसके ऊपर? 100 यूनिट्स हैं। तो जैसे ही 100 यूनिट्स आपको रिसीव हुए तो नया बैलेंस आपका क्या बन गया? नया बैलेंस आपका 210 का हो गया। इसके बाद फिर 30 दिसंबर को आपको रेक्विजिशन एक और भेजी गई जिसमें 280 था, आपने 35 यूनिट्स इशू किए, तो नया बैलेंस क्या निकल आया? 170। ये इस तरह से चलता है। अब इसमें बड़ा क्लियरली ये देखा जा सकता है कि हमारा जो बिन कार्ड है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की क्या आ रही है? क्वांटिटी, यानी कि इसके अंदर कहीं भी अमाउंट का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं भी रेट और अमाउंट की बात नहीं हो रही। इसके अंदर सिर्फ बिन कार्ड पे क्या आ रही है? मटेरियल की क्वांटिटी का आ रहा है, कोई रेट कोई अमाउंट इसके ऊपर डिस्कस नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये बिन कार्ड मेंटेन किया जाता है, और इसको कौन मेंटेन कर रहा है? स्टोर कीपर मेंटेन करता है। इसको कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर मेंटेन करता है, और इस पे सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होती है।
अब इसके अगर हम इसी बिन कार्ड के ऊपर, अगर हम लोग इसी बिन कार्ड के ऊपर हम साथ इसके यहाँ पे रिसीट के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी के साथ रेट और अमाउंट का कॉलम भी अगर हम बना दें, यानी कि अगर हम इसके अंदर प्लस ऐड कर दें रेट एंड अमाउंट, इसी तरह रिसीट में भी ऐड कर दें रेट प्लस अमाउंट, और बैलेंस में भी रेट प्लस अमाउंट कर दें, तो फिर ये हमारा बिन कार्ड नहीं रहेगा, फिर ये हमारा स्टॉक लेजर अकाउंट बन जाएगा। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? स्टॉक लेजर। फिर ये देन हमारा क्या बन जाएगा? स्टॉक लेजर अकाउंट। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? स्टॉक लेजर अकाउंट। यानी कि बिन कार्ड में और स्टॉक लेजर अकाउंट में एक जो डिफरेंस है, काम उसने भी इसी तरीके से करना है, लेकिन पहला डिफरेंस कि बिन कार्ड सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि स्टॉक लेजर अकाउंट उसके साथ साथ वैल्यू और रेट भी बनाएगा। और दूसरा डिफरेंस क्या था? बिन कार्ड स्टोर कीपर मेंटेन करता है, जबकि जो आपका स्टॉक लेजर अकाउंट है, इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। तो अब ये आप देख लो, इसमें रिसीट में क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, इश्यूज में भी क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, बैलेंस में भी क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। इस तरीके से आपका स्टॉक लेजर अकाउंट बनेगा। जी, अब आपको बिन कार्ड और स्टॉक लेजर अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया? अच्छा, अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जो बिन कार्ड है, इसके ऊपर इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स इसने यहाँ पे स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये एक इसने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताई है। वो कह रहा है कि जी जो आपका बिन कार्ड होता है, डू नॉट हैव द अमाउंट और कॉस्ट ऑफ स्टॉक, यानी कि बिन कार्ड के ऊपर कोई अमाउंट या स्टॉक की कॉस्ट शामिल नहीं होती। इस पे सिर्फ क्वांटिटी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटी मेंशन की जाती है। अब इसने यहाँ पर बताया कि आपका स्टॉक लेजर अकाउंट, अगेन वही बात कि स्टॉक लेजर अकाउंट जो है, इसको कौन मेंटेन कर रहा होता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सबसे पहली चीज तो ये, इसको कौन मेंटेन कर रहा है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है। और इसके ऊपर दो चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, एक क्वांटिटी और उसके साथ साथ अमाउंट। बाकी सारी बातें वही हैं जो हमने इसके हवाले से डिस्कस की हैं विंड कार्ड के हवाले से। बाकी सारा कुछ आप लोगों ने शायद कहीं, आप अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं आप जॉब करते हैं, तो आपने शायद FIFO, LIFO, एफओ वगैरह पढ़ा होगा। तो वो जो FIFO, LIFO, एफओ वगैरह जो हम करते हैं, वो बेसिकली आपके स्टॉक लेजर अकाउंट्स ही हैं। वो जो हम मेंटेन करते हैं, FIFO मेथड या एफओ मेथड जो हम करते हैं, वो बेसिकली स्टॉक लेजर अकाउंट्स ही हैं। वो हैं क्या? स्टॉक लेजर अकाउंट्स ही हैं। उनको हम कहते हैं कि ये क्या है? स्टॉक लेजर अकाउंट्स। कोई बात नहीं, वो हम पढ़ लेंगे इसमें लाइफो को। वो लाइफो आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि लाइफो अब प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई नहीं होता। लाइफो मेथड अब कहीं भी प्रैक्टिकली यूज करंटली नहीं हो रहा। तो वो जो हम वो उसमें बनाते हैं ना, पूरा जो एक फॉर्मेट बनाते हैं फाइफो से, लाइफो से, एफको से, वो बेसिकली जो है वो आपका स्टॉक लेजर अकाउंट कहलाता है। चलें जी, मूविंग ऑन टू स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग क्या होता है? स्टॉक टेकिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है। इसमें हम करते क्या है, यानी कि एक प्रोसेस का नाम है। इसमें करते क्या है? फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक आइटम्स इज कॉल्ड स्टॉक टेकिंग। फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड
स्टॉक टेकिंग, यानी कि फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम्स को काउंट करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म का नाम जी स्टॉक की काउंटिंग, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम स्टॉक टेकिंग है। अब यहां पर गौर से जरा सुनिएगा कि जितनी भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने साल में कम से कम एक दफा स्टॉक टेकिंग। अच्छा, अब उनके लिए बाय लॉ रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, यानी कि हर साल की एसपीएल और एसओएफपी यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट उन्होंने प्रोड्यूस करनी है और उनका ऑडिट करवाना है। अब कोई भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक टेकिंग किए बगैर नहीं बन सकती, क्योंकि हम स्टॉक टेकिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और जब तक हमें क्लोजिंग स्टॉक का नहीं पता चल जाता तब तक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुकम्मल ही नहीं होती। ना हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, ना हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी तब तक ये दो काम नहीं हो सकते। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कब पता चलेगी? जब हम स्टॉक टेकिंग करेंगे, स्टॉक की क्वांटिटी का हमें पता चलेगा, और ये हम कब कर रहे होते हैं? अमूमन पीरियड के एंड पर आके करते हैं। ये अमूमन हम कब करते हैं? पीरियड के एंड पर आकर, जब साल के एंड पे आके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले होते हैं, उस वक्त ये हम स्टॉक टेकिंग करते हैं। फिजिकली स्टॉक जाके हम गिनते हैं, काउंट करते हैं कि हमारा कितना स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ मौजूद है हमारे पास। इस प्रोसेस का नाम स्टॉक टेकिंग। अब स्टॉक टेकिंग की दो टाइप्स हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टॉक टेकिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट तो हमें मिल गया कि स्टॉक टेकिंग क्या है। अब इसकी दो कैटेगरीज या दो टाइप्स कह लें। उसमें सबसे पहली आती है जी पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। अब पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग क्या है? पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग इज कि हम स्टॉक टेक कर रहे हैं, स्टॉक काउंट कर रहे हैं आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है। काउंटिंग ऑफ स्टॉक आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद हम स्टॉक टेकिंग, स्टॉक को काउंट करते हैं। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि हम हर डे एंड पे स्टॉक काउंट करें, नहीं, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स आसान होते हैं, जैसे हम FIFO, LIFO, FO करते हैं, वो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स। स्टॉक को वैल्यू कैसे किया जाता है, वो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स हैं। स्टॉक टेकिंग में स्टॉक काउंट होता है, स्टॉक टेकिंग में स्टॉक को काउंट किया जाता है, फिजिकली काउंट किया जाता है, गिना जाता है। अब पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग क्या है? कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद स्टॉक काउंट कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग का। जैसे अगर मैं ये कहूंगी जी हम हर डे एंड पे स्टॉक टेकिंग करेंगे, यानी कि जैसे ही कोई दिन एंड होगा तो स्टॉक टेकिंग करेंगे। अगर हम हर डे के एंड पे स्टॉक टेकिंग करते हैं तो ये पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग है। हर डे एंड पे होगी तो पीरियोडिक। हाँ, अगर कोई कंपनी है वो वीकेंड पे करती है, कुछ कंपनियां, जरूरी तो नहीं कि हर कंपनी डे एंड पे करेगी, कुछ कंपनियां वीकेंड पे भी करती हैं। अब जो कंपनी वीकेंड पे स्टॉक टेकिंग करेगी वो भी पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग है, यानी कि हर महीने के एंड, हर हफ्ते के एंड पे, हर सैटरडे को स्टॉक टेकिंग करें तो ये पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। अगर कोई कंपनी स्टॉक टेकिंग कर रही है मंथ एंड के ऊपर, यानी कि हर महीने के एंड पे करती है, कुछ कंपनियां महीने के एंड पे करती हैं तो वो भी पीरियोडिक है, क्योंकि हर महीने के एंड पे करेंगे। अगर कोई कंपनी हर 3 माह के बाद करती है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, तो वो भी पीरियोडिक है। यानी कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी काउंटिंग जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हो रही है, उसको हम कहेंगे पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। जी जाहिद साहब, डेली जो हो रही है, हर डे एंड पे जो हो रही है, वो भी पीरियोडिक है। अगर हम हर 6 महीने के बाद स्टॉक टेकिंग करते हैं तो वो भी पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग।
इसी तरीके से अगर हम साल के एंड पे करते हैं, हर साल के एंड पे करते हैं, हर साल एंड पे हम स्टॉक टेकिंग करते हैं, तो वो भी पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। इसके बाद आती है कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग? कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज counting of stock after each and every stock movement। यानी कि हर स्टॉक मूवमेंट के बाद आपने स्टॉक काउंट करना है। यानी कि आपको स्टॉक रिसीव हुआ, स्टॉक काउंट करें, स्टॉक रिटर्न हुआ, स्टॉक काउंट करें, स्टॉक रिसीव हुआ है, स्टॉक काउंट करें, आपने अभी स्टॉक इशू किया है, स्टॉक काउंट करें, अब आपने दोबारा फिर स्टॉक इशू किया, फिर काउंट करें, अब आपको स्टॉक रिसीव हो रहा है, फिर काउंट करें, फिर मजीद स्टॉक रिसीव हुआ, फिर काउंट करें। यानी कि हर स्टॉक मूवमेंट के बाद आपने स्टॉक को काउंट करना है। तो ये कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग है। आफ्टर ईच एंड एवरी स्टॉक मूवमेंट अगर हम करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग है। हर स्टॉक टेकिंग के बाद, हर स्टॉक मूवमेंट के बाद अगर हम स्टॉक काउंट करें तो ये कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग कहलाता है। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? अब कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग हमें प्रैक्टिकली दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्रैक्टिकली कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग को इंप्लीमेंट करना ये बहुत नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन ये कौन लोग फॉलो करेंगे? जहां पे कोई बहुत प्रेशियस किस्म की कीमती इन्वेंट्री है, जैसे कोई ज्वेलर्स हैं, जैसे इधर लाहौर में हनीफ ज्वेलर बैठा हुआ है जो बड़े बड़े महंगे डायमंड्स में, रूबीज में डील करता है, तो वो कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग करेगा। या ये जो बैंक्स में जो कैशियर्स बैठे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि उन्होंने कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग करनी है। कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग का मतलब ये है कि अगर उन्होंने अभी एक कस्टमर को पैसे, किसी कस्टमर ने को अटेंड किया है, तो उसने कैश डिपॉजिट कराया या विड्रॉ करवाया, जो भी करवाया, उसके बाद कैश काउंट करें। अब कोई अगला कस्टमर आया, उसने कैश विड्रॉ कराया, अब फिर रिमेनिंग कैश काउंट करें। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। वजह उसकी प्रैक्टिकली ना होने की कस्टमर डीलिंग प्रेफरेंस है। हम कस्टमर को इंतजार नहीं करवा सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कस्टमर को इंतजार नहीं करवाना, ठीक है। कस्टमर डीलिंग प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है। अब ये वजह है कि जो कैशियर्स होते हैं वो हमारे बैंक्स में, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस है कि एक मसला खत्म होता नहीं है, अगली क्यूरी लाइन, अगला बंदा लाइन में खड़ा होता है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो इसलिए फिर कैशियर एक कस्टमर को अटेंड करने के बाद कैश काउंट नहीं करने लग जाता, वो अगले कस्टमर को डील करता है। लेकिन जैसी कैशियर को ब्रेक मिलती है, गैप आता है, तो फिर वो कैशियर क्या कर रहा होता है? कैश काउंट कर रहा होता है। या आपने शायद ये कभी प्रैक्टिस नोट की हो कि जब कैशियर जो है वो किसी भी कस्टमर को अटेंड करता जा रहा है, तो साथ एक पेपर पे एक अमाउंट लिखता जा रहा है, एक पेपर पे साथ साथ अमाउंट लिखता जा रहा है। वो पेपर पे अमाउंट क्यों लिख रहा है? वो पेपर पे अमाउंट इस वजह से लिख रहा है कि जब ये कैश विड्रॉ करवाएंगे, जब ये कस्टमर सारे खत्म हो जाएंगे, जब उसको ब्रेक मिलेगी, तो उसके बाद वो कैश को काउंट करके रिकनसाइल कर लेगा अमाउंट। मतलब उसने दो कॉलम्स बनाए होते हैं कि सुबह से अब तक इतना कैश, ये वाला कैश मैंने रिसीव किया है और ये वाला कैश मैंने सुबह से लेके अब तक इशू किया है। तो जैसे ही उसको ब्रेक मिलती है तो वो कैश को काउंट करके रिकनसाइल कर लेता है। फाइनल इसमें जो चीज आती है वो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? कि रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी इशू एंड रिसीट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने हर स्टॉक मूवमेंट को, ठीक है, हमने हर स्टॉक मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है। हमने क्या करना है? हर स्टॉक मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है और हर स्टॉक मूवमेंट करने के बाद नया बैलेंस अपलोड। यानी कि अगर अभी हम कोई स्टॉक इशू कर रहे हैं तो हमने उस इशू को रिकॉर्ड करना है और उस इशू के फौरन बाद नया बैलेंस अपलोड करना है। हमें कोई स्टॉक रिसीव हुआ है तो स्टॉक रिसीव करने को, जो भी स्टॉक रिसीव हुआ है हमने उसको सिस्टम में एंटर करना है और नया बैलेंस अपलोड कर देना। अगर हमें कोई स्टॉक रिटर्न हुआ है
अगर हमें कोई स्टॉक रिटर्न हुआ है तो हमने उस रिटर्न को रिकॉर्ड करना है और नया बैलेंस अपलोड कर देना। तो इसमें क्या चीज हो रही है कि आफ्टर हर स्टॉक मूवमेंट को रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसका नया बैलेंस अपलोड कर दें, यानी कि उस स्टॉक मूवमेंट के बाद जो भी नया बैलेंस बनता है उसको रिकॉर्ड। यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में काउंटिंग नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। इसमें काउंटिंग नहीं हो रही क्योंकि ये स्टॉक टेकिंग नहीं है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है ये स्टॉक टेकिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसका काम है कि कोई भी स्टॉक हमें रिसीव हुआ है तो उसको सिस्टम में एंटर किया जाए, कोई स्टॉक इशू हुआ है तो उसको सिस्टम में एंटर किया जाए और इस स्टॉक मूवमेंट के बाद जो भी नया बैलेंस बनता है उसको अपलोड कर दिया जाए। ये इसका एक पार्ट है इस चीज का। आज के लिए इतना रख लें। ये हमने पेज ये स्लाइड नंबर 28 तक इसको कवर किया। कल यहीं से अब जब आपकी इंशाल्लाह कमिंग मंडे को क्लास होगी मेरे साथ, तो उसमें हम यहां से शुरू करेंगे आगे। जी इज़ाद नोट्स में सेम है, नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो स्लाइड्स है ये नोट्स में से बनी हुई है, लेकिन अगर आपको कभी कोई इशू आता है स्लाइड्स को भी आप लोग रिव्यू करें जब आप पढ़ने बैठे और नोट्स को भी रिव्यू करें। नोट्स में थोड़ी सी चीजें डिटेल में है, स्लाइड्स में ये कि मैंने वो उसके बुलेट्स बना के चीजों को लिखा हुआ है, तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो वो बुक्स वाली नोट्स वाली सारी बातें मैं आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं बाज दफा जो मैंने स्लाइड पे लिख दी हैं लेकिन नोट्स में नहीं है, तो इसलिए दोनों चीजों को कंसल्ट करना जरूरी है। तो हम लोग जी स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स जो हैं ये इंशाल्लाह फ्रॉम कमिंग मंडे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसका न्यूमेरिकल पार्ट तारिक साहब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा कमिंग मंडे से। ओके हो गया जी? किसी को कोई कंफ्यूजन कोई इशू है तो बता दें अभी भी। जी जी नोट्स ग्रुप में सेंड हो रहे हैं जाहिद साहब, रेगुलर बेसिस पे सेंड हो रहे हैं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। तमाम नोट्स जो हैं वो ग्रुप में बाकायदगी के साथ सेंड किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से होगी मुलाकात मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।